माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयशी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड का चैप्टर वाइज बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास की। तो भाई सबसे पहले हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या था। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था कि किस तरीके से जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आती है तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही उन्हें दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिलता है, उसके बाद इंडिया के ऊपर किस तरीके से डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वो हमने यहाँ पर देखे हुए थे। तो अगर इस चैप्टर की बात करी जाए तो भाई बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम जाने तो सबसे पहले हमने क्या देखा हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला से जो पूरा बंगाल की दीवानी थी वो यहाँ से अब 1 बाय 1 करके ली गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू 1765 में शाह आलम के थ्रू जो कि मुगल एम्परर थे उनके थ्रू बंगाल की जो दीवानी राइट थी वो यहाँ पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट करी गई। अब ग्रांट करे जाने के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सबसे बड़ा मेजर चैलेंज ये था कि इतने बड़े प्रोविंस से किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए, और इस कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर एक पॉलिसी डिवाइस करते हैं जिसका नाम होता है परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ठीक है जी, अब इस सिस्टम के थ्रू जो कि 1793 में लाया गया था, यहां से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम जो रेवेन्यू है उसे 10 साल के लिए परमानेंटली फिक्स कर देंगे। तो इससे कंपनी का जो इनकम थी वो तो फिक्स हो ही गई, लेकिन साथ ही साथ इस इनकम को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एजेंट को अपॉइंट किया एंड दीज आर एजेंट्स आर हुम दे आर नथिंग बट दी जमींदार। ठीक है, तो जमींदार जो अभी तक क्या बने हुए थे, आप बोल सकते हैं कि रूरल सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग पावर को ग्रैप्स करके बैठे हुए थे, उन्हें यहाँ पर पावर दिया जाना था। और इन्हीं जमींदार को इन जमीनों का लैंड ओनर बनाया गया और उनसे ये बोला गया कि आपको यहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करना है और उसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं वो आपका हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ये बात हमें समझ में आई कि भाई जमींदार जो है वो इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, डिफॉल्ट कर रहे थे, अपने पेमेंट्स को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अब क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा पा रहा था। तो भाई ये देखा गया कि रेवेन्यू की जो डिमांड क्योंकि 10 साल के लिए फिक्स करी गई है तो काफी ज्यादा रखी गई, तो हाई रेवेन्यू डिमांड्स एक मेजर कॉज हुआ। उसके बाद जो कलेक्शन सिस्टम था वो काफी रिजिड था, यानी कि सनसेट लॉ जो है वो यहां पर लेकर आएगा। और इस सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि अगर रेवेन्यूज फिक्स्ड डेट से एक दिन भी लेट होती है तो वो रेवेन्यू या वो जो जमींदारी जो है वो उस समय पर ऑक्शन करी जाएगी। देन एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो काफी लो थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई पीजेंट्स इस चीज के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं कि जब क्रॉप फेलियर हो रहा है या कोई नेचुरल कैलामिटी हो रही है उस समय पर भी यहाँ पर पीजेंट्स को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा था और जबरदस्ती उनसे उस रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अल्टर ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इस रूरल सोसाइटी में इमर्ज हो रहा था विच इज नथिंग बट द जोतेदार्स। अब जोतेदार्स कौन हुए बेटा? जोतेदार्स आर द रिच पीजेंट्स जो कि गांव की ही व्यवस्था में रह रहे थे, क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे कि अब गांव में ना रहकर वो शहरों में जाकर शिफ्ट हो चुके थे। तो ये जो जोतेदार थे ये गांव में रहते थे, इन्होंने पीजेंट्स के साथ अच्छे खासे नेक्सस बनाए और कहीं ना कहीं पीजेंट्स को इंसिस्ट किया कि भाई आप जो हैं इन रेवेन्यू को पे नहीं करेंगे ताकि जमींदार की जमींदारी क्या हो जाए, नीलाम हो जाए, और उस ऑक्शन में यही जोतेदार जो हैं वो जाकर इन जमींदारियों को खरीदते थे। ठीक है जी, सो दीज आर दी जमींदार, दीज आर दी जोतेदार जो एक बड़ा लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड जो है ओन करते हैं और इसके ऊपर क्रॉपिंग वो शेयर क्रॉपर्स की मदद से कर रहे थे। अब उसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन सभी डिस्क्रिपेंसीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक रिपोर्ट बनाती है, अपने एक कमेटी उन्होंने बनाई और जिसका नाम दिया गया 5th रिपोर्ट। अब इस 5th रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पब्लिश किया गया, वहां पर प्रेजेंट किया गया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किस तरीके से मैल एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, टैक्सेस को किस तरीके से आप बोल सकते हो कि कलेक्ट ना कर पाने में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसके ड्रॉबैक्स देखे गए थे। ये भी देखा गया कि पीजेंट्स को कितना ज्यादा वहां पर मॉलेस्ट किया गया था। तो वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर 5th रिपोर्ट के थ्रू बताई गई और एक इनकम्पेटेंसीज ईस्ट इंडिया कंपनी की कहीं ना कहीं प्रूव करी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको जो मोनोपोली राइट मिला हुआ था इंडिया के साथ ट्रेड करने का वो कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके। ठीक है जी, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये तो बात हुई हमारी बंगाल की। अब हम बात करते हैं संथाल्स की, ठीक है, झारखंड के रीजन्स की, ट्राइबल रीजन्स की।
तो अगर यहाँ बात करी जाए तो संथाल्स या पहाड़ी जो थे वो ट्राइबल रीजन में यानी कि राजमहल हिल्स में उस समय पर रह रहे थे। अब शुरुआत में जब एग्रीकल्चरल रेवेन्यू को इंक्रीज करना था तो उस समय पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को भी एक्सपांड किया जाना था और इस कारण से जो फॉरेस्टेड लैंड्स थे उन्हें कहीं ना कहीं कल्टीवेबल लैंड में शिफ्ट किया जा रहा था। तो इस कारण से वो ट्राइबल्स जिन्हें आप बोल सकते हो पहाड़ी जो अभी तक यहाँ पर थे, उन पहाड़ी से ये बोला गया कि आपको क्या करना है, अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़ देना है और यहाँ पर सेटल कल्टीवेशन किया जाना है। लेकिन जब पहाड़ी नहीं तो इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो संथाल्स के टुवर्ड्स टर्न होती है और यहाँ पर संथाल जो है वो उन्हें एक आइडियल सेटलर लग रहे हैं जिनकी मदद से इस एरिया को आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है। संथाल्स ने किया भी कुछ ऐसे क्योंकि बहुत लंबे समय से वो माइग्रेट कर रहे थे और दामिने को जिसे वो अपना एरिया मान रहे थे वहां पर उन्होंने लंबे समय से कल्टीवेशन करना शुरू करा। बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि भाई ये वो जगह है जहां पर उनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है क्योंकि मनी लेंडर्स धीरे धीरे इंटरवीन कर रहे हैं, जमींदार इंटरवीन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्हें उनके लैंड से भगाने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं सभी रीजंस के कारण फाइनली सिद्धू मांझी की लीडरशिप में 1885 में हम संथाल रिबेलियन देखते हैं और जिसके कारण फाइनली आगे जाकर इन संथाल्स को उनके लैंड के ऊपर ऑटोनॉमी ग्रांट करी जाती है। तो अब हम बात करते हैं डेक्कन राइट्स की। तो भाई हुआ क्या कि जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ता है तो उसके कारण अब पूरा की पूरा जो कॉटन का सप्लाई है वो इंडिया के टुवर्ड शिफ्ट किया जाता है। अब इस कारण से इंडिया में जो कॉटन कल्टीवेटर्स थे उन्हें एक्सेसिवली लोन को ग्रांट किया गया। अब जब इन लोन को ग्रांट किया गया तो भाई पीजेंट्स ने भी लोन लिया और अपने जो खर्चे थे वो यहाँ पर बढ़ गए और इस कारण से क्या देखा गया कि भाई एक्सेसिव तरीके से कॉटन की फार्मिंग जो है, कॉटन का कल्टीवेशन जो है वो इंडिया में किया गया। बट जैसे ही सिविल वॉर की कंडीशन सॉल्व हुई है ना, दोबारा से अमेरिका से जो कॉटन का सप्लाई था वो रिवाइव हो गया। तो अब इंडिया में जो एक्सेसिव लोन दिए गए थे उनके रीपेमेंट की बात हुई कि भाई अब दोबारा से लोन चुकाओ, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो स्थिति में है नहीं और जब इस तरीके से जबरदस्ती लोन को वसूला जा रहा है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज करे गए, तो इन सभी कारण से सभी जो पीजेंट्स होते हैं वो यहाँ पर उन सभी मनी लेंडर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, पूना और अहमदनगर वाला जो एरिया है वहां पर। और इन सभी राइट्स को देखने के लिए कि भाई इसमें किसकी गलती है, एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक कमीशन बनाती है जिसका नाम होता है डेक्कन राइट कमीशन। और डेक्कन राइट कमीशन इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं पूरा की पूरा दोष जो है वो सिर्फ मनी लेंडर्स के ऊपर रख देता है और अपने आप को है ना दूध का धुला यहाँ पर बता देता है। तो इस तरीके से हमने बताया कि ये तीन ग्रुप के बारे में हमने बात करी कि इन तीनों ग्रुप्स के ऊपर किस तरीके से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके जो रेवेन्यू थे है ना, जो हाई रेवेन्यू उनसे वसूला जा रहा था उसके कारण किस तरीके से डेट्रीमेंटल इफेक्ट जो है वो यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है जी, अब ये तो बात हुई चैप्टर के रिवाइज करने की। अब वन बाय वन हम इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई जो हमने क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पर देखा हुआ है कि सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यू करेंगे, दूसरे सेक्शन में हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर करेंगे, तीसरा सेक्शन हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का होगा, चौथा होगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का और लास्ट में इसमें हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बट क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी मैप नहीं आ रहा है इस कारण से सैम्पल क्वेश्चन पेपर में हम मैप नहीं देखेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑफिशियल्स हु रोट द फिफ्थ रिपोर्ट ट्राइंग टू शो थ्रू दीज फिगर्स। ठीक है, तो अगर बात करी जाए फिफ्थ रिपोर्ट की तो फिफ्थ रिपोर्ट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था, किस वजह से फिफ्थ रिपोर्ट बनाई गई थी। सो मैल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड द मिस रूल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इनएफिशिएंसी इन रेवेन्यू कलेक्शन, ओनली बी एंड सी। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको ये बताया कि भाई फिफ्थ रिपोर्ट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट की नजर में गलत ठहरा देना कि भाई इस कंपनी का ये जो मोनोपोली राइट है इंडिया के साथ ट्रेड किया जाने का वो कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाए और दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को कहीं ना कहीं चांस मिले। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो इस कारण से क्या कॉज होगा इसका, क्या आप बोल सकते हो कि भाई इस पूरे रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया, उसके करप्शन के बारे में बताया गया, मिस रूल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो कि फिफ्थ रिपोर्ट में बताई गई थी। कब आई थी फिफ्थ रिपोर्ट? फिफ्थ रिपोर्ट आई थी 1813 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है परमानेंट सेटलमेंट्स हैड केम इनटू ऑपरेशन 1793। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बुर्दवान ड्यूरिंग विच अ नंबर ऑफ महल एस्टेट हेल्ड बाय राजा ऑफ बुर्दवान बीइंग सोल्ड। क्या ये बात सही है? जी हाँ। द एस्टेट ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वर टू ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे सही हैं। तो ऑप्शन और आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए
अगला देखते हैं, तालुकदार रिफर्स टू, तालुकदार जो हमने ग्रुप पढ़ा हुआ था, ठीक है, वो कौन थे एक्चुअल में? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किंग्स ऑफिशियल्स, वन हु होल्ड्स टेरिटोरियल यूनिट या फिर पुअर पीजेंट्स। कौन है भाई तालुकदार? तालुकदार आर दी वन हु होल्ड्स टेरिटोरियल यूनिट, जिन्हें आगे जाकर समरी सेटलमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया जाएगा, अवध जो हमने देखा हुआ था उसमें। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू संथाल्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें संथाल्स के बारे में पढ़ना है कि भाई संथाल्स ने कौन कौन से फीचर्स हैं उनके और कौन सा इनमें से इनकरेक्ट फीचर आपको देखना है। सो दे लिव्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द राजमहल हिल्स, जी हाँ। दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड प्लोड द लैंड, हाँ, एक जगह पर रुककर उन्होंने प्लो का यूज किया हुआ था। और अगर यहीं पर बात होती पहाड़ी की, तो क्या यूज हो रही है? होइंग यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद दे बोरोड मनी फ्रॉम द दिक्कूस, जी हाँ सही है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नहीं, सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे थे, एक जगह पर रुककर वहां पर लंबे समय तक फार्मिंग उन्होंने करी हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं परमानेंट सेटलमेंट के, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है और कौन से गलत हैं। सो लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड, क्या ये बात थी? जी हाँ, लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था 10 सालों के लिए। ओनरशिप ऑफ द लैंड वॉज नॉन ट्रांसफरेबल, क्या ये बात थी? नहीं, ट्रांसफरेबल हो गई थी। जो ओनरशिप है वो दे दी जाती थी। अगर एक जमींदार उस जमींदारी से आप बोल सकते हो कि जो अगर रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है तो उस समय पर दूसरे जमींदार को उस जमींदारी की ओनरशिप जो है वो दे दी जाएगी। नाउ द रैयत्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स, जी हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ जो किसान वहां पर काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक किराएदार बन चुके हैं, जिन्हें उस जमीन पर काम करना है और उसका किराया, उसका रेंट जो है वो किन्हें देना है? जमींदार को देना होगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही हो गए? फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। अब यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं जिनमें से आपको उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन ना सिर्फ आप बोर्ड्स में देखेंगे बल्कि सीयूटी में भी आपको इसी ही तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे सीयूटी के बैच में एनरोल नहीं कर रहे हैं तो जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इसी ही तरीके से सीयूटी की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई इस पर्सन के बारे में 3 क्लूज दिए हुए हैं, उस पर्सन को हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ही वाज अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस। वो ऐसा इंसान है जिसने क्या किया? इंडिया में आया, फिजिशियन के थ्रू सर्व किया और बंगाल मेडिकल सर्विसेज में जो है वो सर्व करता है। फॉर अ फ्यू ईयर ही वाज अ सर्जन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। ड्यूरिंग हिज स्टे इन कोलकाता ही ऑर्गेनाइज्ड जू दैट बिकम अ कलकत्ता अलीपुर जू। अब किस इंसान की बात हो रही है? तो भाई सीधी सी बात है, किसके बारे में बात हो रही है? फ्रैंकोइस बुकनान। ठीक है, तो बुकनान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि वो एक फिजिशियन थे जिन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विसेज में काम किया हुआ था। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ सर्जन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इंडिया में रहने के बाद उन्होंने एक जू मेंटेन किया हुआ था, एक जू बनाया हुआ था जिसका आगे जाकर नाम दिया गया कलकत्ता अलीपुर जू। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑक्शन ऑफ बुर्दवान एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको ऑक्शन ऑफ बुर्दवान के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो इन 1779 देयर वाज एन ऑक्शन इन बुर्दवान व्हिच वाज अ बिग पब्लिक इवेंट। क्या ये बात थी? नहीं, पहले ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई यहाँ पर 1793 में, तो देखो इस तरीके से अगर आप इवेंट याद रखोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएगी कि भाई 1793 में तो क्या आया? परमानेंट सेटलमेंट आया। तो अगर परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया तो ऑक्शन उसके पहले कैसे हो गया? तो यहाँ पर जो ईयर है वो आपको क्या करें? ऊपर नीचे करके दिए हैं। तो 1779 नहीं बल्कि क्या होगा? 1797 में ऑक्शन हुआ था बुर्दवान का। ठीक है, अगला, न्यूमरस परचेसर केम टू द ऑक्शन एंड द एस्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर्स। जी हाँ, ऐसा ही होता था। मेनी ऑफ द सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा बाय लैंड एंड बिहाफ ऑफ देयर मास्टर्स। तो क्या कर रहे हैं कि भाई सर्वेंट जो है वो फिक्शियस सेल कर रहे थे, है ना। जो ऑक्शन में बैठते हुए उन्होंने क्या किया कि जमींदारी जो है वो राजा के ही जो लोग थे, जो उसके जानने वाले थे, जो उसके रिलेटिव्स थे, जो उसके नौकर थे, वही ऑक्शन में बैठकर बिडिंग करके उस जमींदारी को दोबारा से राजा के पावर में ले लिया करते थे। नाउ ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्टिशियस। क्या ये बात थी? जी हाँ, बिल्कुल सही थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस प्लेस की बात हो रही है। चलिए, सो द रूइंस ऑफ द पैलेसेस आर अ विजिबल साइन ऑफ द एंड ऑफ एन एरा।
सत्यजीत रे's famous film जलसा घर on the decline और the aristocratic जमींदारी style of living was shot in this palace। किस पैलेस की बात हो रही है? अब यहाँ पर आपको याद होगा कि आपकी जो बुक है उसमें कई सारी इमेजेस दी हुई हैं और उस इमेज के नीचे लिखा हुआ ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है जिससे क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है जी। तो अंदुल राज पैलेस, लोकराज पैलेस, राजकुमार पैलेस या फिर राजमहल पैलेस, किस पैलेस की बात हो रही है? अंदुल राज पैलेस की। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सनसेट लॉ। सनसेट लॉ को हम लोग पढ़कर आए हैं, उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। जमींदार्स हैड टू पे रेवेन्यू बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफिक डेट, क्या ये बात थी? जी हाँ, उस स्पेसिफिक डेट के सनसेट होने से पहले जमींदार को उस रेवेन्यू को पे करना होता था। इफ ही फेल्स टू पे द If he fails to pay, then the जमींदारी was liable to be auctioned। जी हाँ, ऐसा ही था। This law was made for the benefit of जमींदार्स and रैयत। क्या ऐसी बात थी? नहीं, ब्रिटिशर्स के होते हुए ये तो हो ही नहीं सकता। किसके बेनिफिट के लिए थी? कंपनी के बेनिफिट के लिए थी। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया? थर्ड गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जो है वो सही हो गया। आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला देखें ना। अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम में कुछ इवेंट दिए हुए हैं और सामने उससे रिलेटेड कोई बात बताई गई है, आपको यहाँ पर उसे कनेक्ट करना है। तो फिफ्थ रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, फिफ्थ रिपोर्ट किसके बारे में बात कर रही है? फिफ्थ रिपोर्ट बात कर रही थी एक जमींदारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि इंडिया में मैल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट किया था इस जमींदारी सिस्टम को लॉन्च करके। देन डेक्कन राइट कमीशन, डेक्कन राइट कमीशन किस चीज से रिलेटेड है? वो है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम से। दामिने को क्या हुआ? दामिने को संथाल का लैंड हुआ। और अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिलेटेड टू द कॉटन बूम। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ए के साथ आना चाहिए फर्स्ट, बी के साथ आना चाहिए आपका फोर्थ। तो ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ फोर्थ, ऑप्शन सी। ठीक है, सी के साथ सेकंड हो गया और डी के साथ थर्ड हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब मेरे पीछे ही आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस चीज के बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। द संथाल्स फाइट द सपॉय ऑफ द ब्रिटिश राज, पहाड़ीज फाइट विद द संथाल्स, जमींदार फाइट द सपॉय ऑफ द ब्रिटिश राज, जोतेदार्स फाइट द सपॉय ऑफ द ब्रिटिश राज। किसकी लड़ाई के बारे में हमें यहाँ पर पता चल रहा है, किस चीज से रिलेटेड है ये इमेज? ये इमेज रिलेटेड है संथाल रिबेलियन से। ठीक है जी, तो संथाल रिबेलियन जो कि 1885-86 में हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जहां पर संथाल आर फाइटिंग विद द सपॉय ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Now, the statement given below are with the reference to the 19th century India. Identify who are being described based on the description. ठीक है जी, अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में, किस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। इन क्लूज को पढ़कर आपको उसे समझना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में प्लस सीयूटी में दोनों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसी चीजों को अच्छे से पढ़कर जाओ ताकि एक साथ है ना, एक पन दो काज हो जाए आपके। ठीक, सो द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, अब किसके बारे में बात हो रही है? तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। दे रिक्वायर्ड मेनी एकर्स ऑफ लैंड बाय द अर्ली 19th century। एक्वायर्ड है ना, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड, दे एक्वायर्ड मेनी एकर्स ऑफ लैंड बाय द अर्ली 19th century। दे वर प्राइमरीली लोकेटेड इन द विलेजेस एंड एक्सरसाइज पावर देयर। ठीक है, अब विलेजेस में लोकेटेड है और वहां पर पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भाई इस ही स्टेटमेंट से हमें समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है जोतेदार्स की। ठीक है जी, चलिए। नाउ दे वर ऑल्सो एक्टिव मनी लेंडर्स एंड वर डोमिनिएंट इन द पार्ट्स ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं किसके बारे में बात हो रही है, जोतेदार्स के बारे में बात हो रही है। जमींदार्स तो कहाँ शहरों में चले गए हैं, रेंट कलेक्टर्स बन चुके हैं। जोतेदार्स गांव में रह रहे हैं। अधियार्स आर हुम, दे आर दी शेयर क्रॉपर्स, और रैयत्स आर दी किसान। ठीक है, चलिए। Now next, which of the following was not a method used by Deccan Right Commission to investigate the causes of the riot? अब यहाँ पर आपको बताना है कि Deccan Right Commission ने ऐसी कौन सी मेथड को यूज नहीं करी जिसकी वजह से वो इन राइट्स के बारे में पता लगा सके। सो होल्डिंग इंक्वायरीज इन अफेक्टेड एरिया, क्या ये बात करी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर उन एरियाज में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर रायट हुए थे, वहाँ पर जाकर लोगों से पता लगाया गया था कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हुई थी, क्या उसके कॉजेज थे। नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड मनी लेंडर्स, क्या ये चीज थी? जी हाँ। ऑफरिंग रिवॉर्ड्स टू पीजेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट, नहीं, इतनी भी खराब नहीं थी कंपनी। ठीक है, ये चीज नहीं हुई थी। कंपाइलिंग स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेवेन्यू रेट्स एंड प्राइजेस, क्या ये बात सही थी? जी हाँ।
ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो आपके सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, यानी कि कौन सी मेथड नहीं थी, सी नहीं थी मेथड, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर जाओ, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि उसका आंसर क्या है ना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो 75% तक आपका जो आंसर होता है वो आपको वही सामने ही नजर आ जाएगा, उसको आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगला। संथाल आर अ ट्राइबल ग्रुप हु इनहेबिटेड फॉरेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू द संथाल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब यहाँ पर संथाल्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, एप्लीकेबल है। पी जो पहला स्टेटमेंट है, इन द अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी देयर वर इनवाइटेड टू बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड गिवन लैंड ग्रांट्स। क्या ये चीज थी? जी हाँ बिल्कुल थी। उन्हें बुलाया गया था बंगाल के रीजन से, यहाँ पर झारखंड के रीजन में उन्हें सेटल कराया गया और कहा गया कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन करिए, सेटल्ड कल्टीवेशन करिए। नेक्स्ट, बाय द मिड 19th सेंचुरी देयर पॉपुलेशन एंड एरिया कल्टीवेशन एक्सपांडेड। क्या ये थी? जी हाँ बिल्कुल था। उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ी, उनके लोग बढ़े, एरिया कल्टीवेशन जो कल्टीवेशन एरिया था वो यहाँ पर एक्सपांड होना शुरू किया। Next, they led a non-violent protest against the British who imposed heavy taxes on them. Non-violent था क्या? नहीं, अभी तो देखा तीर कमान लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है। So non-violent नहीं था, violent protest था। Next, they successfully got the British to fulfill their demands in 1885-86. Successfully पूरा नहीं है ना, एक नेगोशिएशन हुआ था दोनों के बीच में। तो कौन से स्टेटमेंट सही हो गए आपके? पी एंड क्यू जो है वो सही है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट। चलिए अगला देखिए। नाउ विद द रेफरेंस टू द रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, मैच द कॉलम बी विद द कॉलम ए बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर जाना, मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको और एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इस तरीके के एमसीक्यू, सीबीएसई के फेवरेट होते हैं ये, अच्छे से पढ़कर जाओ इनको, ठीक है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे रिलेटेड है भाई? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद अगली अगस्टस क्लीवलैंड, ये कौन सी पॉलिसी लेकर आए थे? पैसिफिकेशन की, है ना, कि जब एक्सटर्मिनेशन होने लगा था एक तरीके से, सारे के सारे पहाड़ी उसको वहां से सफाया करने लगे, उन्हें मारने लगे, तो यहाँ पर अगस्टस क्लीवलैंड जो है वो यहाँ पर पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लेकर आते हैं, जहां पर उन्होंने जो पहाड़ी के चीफ थे उनसे नेगोशिएट किया कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको कुछ पावर जो आपको ऑटोनॉमी जो है वो दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्रैंकोइस बुकनैन, ये किससे रिलेटेड है भाई? ये ही वॉज अ ऑब्जर्वर। और डेविड रिकार्डो की एक थ्योरी वो लेकर आए थे जिसका नाम क्या था? इकोनॉमिस्ट रेंटियर थ्योरी वो लेकर आए थे कि अगर जमींदारों को इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो वो रेंटियर इनकम के ऊपर डिपेंड करने लगेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए के साथ थर्ड जाना चाहिए तो, और बी के साथ जाना चाहिए यहाँ पर फोर्थ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, चूज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब कॉटन सप्लाई, यानी कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ तो उस समय पर अमेरिका और इंडिया दोनों के ऊपर कॉटन कल्टीवेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? सो बोथ कंट्रीज एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्शन ड्यू टू द वॉर, नहीं। इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज व्हाइल यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन, क्या ये बात सही है? जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम अगला देखें, सो द यूनाइटेड स्टेट्स सॉ इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन व्हाइल इंडियाज रिमेन स्टैग्नेंट, नहीं। बोथ कंट्रीज सॉ अ सर्ज इन कॉटन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। What was one of the key consequences of the रैयतवाड़ी सेटलमेंट introduced in the Bombay Deccan? अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम था उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो यहाँ पर हमने देखा हुआ था। फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड, इंक्रीज बर्डन ऑन पीजेंट ड्यू टू द हाई रेवेन्यू असेसमेंट, जी हाँ। एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स, नहीं। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द टैक्सेस, नहीं। कौन सा देखे जाएगा? क्या डेट्रीमेंटल इफेक्ट हुआ था? इंक्रीज बर्डन ऑन द पीजेंट ड्यू टू द हाई रेवेन्यू असेसमेंट, ठीक है। चलिए अगला, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर पर्सनालिटीज, उनके एक्ट के बारे में बताया है, चीज़ों के बारे में बताया, आपको बताना है कि कौन सा वहाँ पर राइट फिक्स होता है। सो द डैश वॉज स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1875 टू इन्वेस्टिगेट द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड द रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बॉम्बे एंड डेक्कन, ठीक है। तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट से ये चीज़ हुई थी? नहीं। डेक्कन राइट कमीशन से ये चीज हुई थी? जी हाँ। फिफ्थ रिपोर्ट, नहीं। फिफ्थ रिपोर्ट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। एंड पिट्स इंडिया एक्ट, वो भी नहीं है। तो कौन सा सही होगा आपका? यहाँ पर डेक्कन राइट कमीशन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। Which of the following present the correct chronological order of event related to the agrarian development in India during the 19th century? अब यहाँ पर आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि भाई टाइमलाइन से कैसे क्वेश्चन आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इवेंट को अरेंज करना आना चाहिए, कहानी आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं।
द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल कब हुआ था? ये हुआ था 1793 में आया हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें डेक्कन राइट कमीशन की, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ? ये हुआ था 1875 में। संथाल रिबेलियन 1885-86 का है ये। एंड फिफ्थ रिपोर्ट बाय अ सिलेक्ट कमेटी कब बनाई गई थी? 1813 में बनाई गई थी। तो अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे पहले आना चाहिए फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद आएगा आपका थर्ड और फिर सेकंड। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, विलियम बेंटिक ने, हेनरी हार्डिंग ने। किसने किया हुआ था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ठीक है जी, चलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1859? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसका, अगर आप लिमिटेशन लॉ की बात करेंगे तो कौन सा उसका प्रोविजन नहीं है? सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ के जाना है, अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अभी आप 2026 में भी देख सकते हैं। सो द लोन बॉन्ड साइन बिटवीन द मनी लेंडर्स एंड द रायर्स वुड हैव द वैलिडिटी ऑफ 3 years। क्या ये बात थी? जी हाँ। The money lenders was to check the accumulation of interest over time. The money lenders and Rayat used to renew the bonds after every 3 years. The Rayats were given permanent stake in land as interlopers। नहीं, कौन सा गलत होगा? ये वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऊपर के जो 3 है वो सही हो गए। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से पढ़कर जाना। ठीक है जी, चलिए। नाउ एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ द रैयट्स इन डेक्कन कंट्री साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं कि भाई अमेरिकन सिविल वॉर जो है उसका इंपैक्ट आपको बताना है डेक्कन कंट्री साइड के रैयट्स के ऊपर। ठीक है, अब अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई अमेरिकन सिविल वॉर क्यों हुआ था। क्योंकि स्लेवरी की जो चीजें हैं वो वहां पर हो रही थी अमेरिका में, कि स्लेवरी को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, और उस कारण से जो कॉटन का सप्लाई था वो वहां से क्या हो गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि जो आप बोल सकते हो कॉटन का जो सप्लाई था, जो कॉटन परचेसर्स थे, वो उनका कंप्लीट अटेंशन किसकी तरफ आया? इंडिया के ऊपर आया। और अब यहाँ पर फार्मर को कहीं ना कहीं बूस्ट किया गया, उन्हें प्रमोट किया गया कि आप इंडिया का जो डेक्कन का एरिया है वहां पर कॉटन को कल्टीवेट करिए, ताकि जो कॉटन का सप्लाई है वो रुके नहीं। ठीक है, So because of the American Civil War, the American export of the cotton become fell short। ठीक है, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी वहां पर कॉटन नहीं जा रहा था, और इस कारण से ब्रिटेन की तरफ से इंडिया में मैसेज आता है कि भाई कॉटन चाहिए, इंडिया में कॉटन को कल्टीवेट करवाना शुरू करिए। अब इसके कारण रैयत जो थे उन्हें यहाँ पर प्रॉमिस किया गया, ठीक है, लोन दिया गया, उन्हें प्रमोट किया गया कि आप किसी भी तरीके से कॉटन को कल्टीवेट करिए, ताकि जो नीड थी कॉटन की वो कहीं ना कहीं फुलफिल करी जा सके। उसके बाद लिमिटलेस क्रेडिट उन्हें दिया गया, कॉटन का प्रोडक्शन भी इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ, और rich peasants, some rich peasants did gain but poor peasants fell into heavy debts। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई जो rich peasants है, जिनकी अच्छी खासी हालत थी, वो तो ठीक तरीके से कल्टीवेट कर पा रहे थे, लेकिन जो poor peasants है वो कंटिन्यूअसली डेट में भरते हुए चले जा रहे थे, उसमें डूबते हुए चले जा रहे थे। ठीक है जी, मनी लेंडर्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पर चीज़ें उनको इंश्योर करी कि ठीक है आप लोन ले लो, लेकिन आगे जाकर जैसे ही कॉटन का सप्लाई रुकता है तो अल्टीमेटली पूरा की पूरा बर्डन जो है वो इन इन पुअर रैयट्स के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, और जिसके कारण क्या देखा गया, जिस कारण से उनसे जब एक्सटॉर्शन हुआ तो उनकी हालत जो है वो बहुत ही खराब होती हुई चली गई। सो मनी लेंडर्स मेड द लाइफ ऑफ रैयट्स मिजरेबल, द पुअर पीजेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर्स फॉर इवन देयर डे टू डे नीड ऑल्सो, है ना, कि भाई अगर घर में कपड़े पहनने हैं, आपको खाना चाहिए, तो हर एक चीज़ के लिए अब जो रैयट्स हैं वो यहाँ पर लोन लेने के लिए यहाँ पर डिपेंड करने लगे मनी लेंडर्स के ऊपर। द मनी लेंडर्स वाज अ डिविशियस एंड डिसाइडफुल एंड एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स। मनी लेंडर वॉयलेटेड द कस्टमरी नॉर्म्स, और उनसे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनसे चार्ज किया गया। द क्रेडिट फ्लो टू द रैयट्स वाज स्टॉप्ड आफ्टर द सिविल वॉर एंड रैयट्स लॉस्ट देयर लैंड्स, होम्स, रिसोर्सेज एंड द मनी लेंडर्स। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो यहाँ पर इस अमेरिकन सिविल वॉर से आपको रैयत से रिलेट करवा रहा है, कॉटन रैयत से रिलेट करवा रहा है, उस चीज को आपको यहाँ पर उसे लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल बिटवीन द हो एंड प्लो वाज अ लॉन्ग वन, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द संथाल एंड पहाड़ीज ऑफ द राजमहल ड्यूरिंग द 18th century। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे मैंने कई बार देखा है ना, पिछले 2-3 सालों में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि इससे और भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक, चलिए देखते हैं।
तो यहां से पूछा गया है द बैटल बिटवीन द हो एंड प्लो। अब हो एंड प्लो से आपको समझना है कि हो किसे इंडिकेट कर रहा है, हो इंडिकेट कर रहा है आपके पहाड़ीज को, ठीक है, और प्लो किसे इंडिकेट कर रहा है, प्लो इंडिकेट कर रहा है संथाल्स को, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द संथाल एंड पहाड़ीज ऑफ द राजमहल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों के बीच में बैटल किस तरीके से जुड़ी, किसने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट कर लिया, किसने नहीं किया, करने वाले को क्या फायदा हुआ, नहीं करने वाले को क्या नुकसान हुआ, वो पूरी कहानी आपको इसमें लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द बैटल बिटवीन द हो एंड प्लो वाज अ लॉन्ग वन फॉर संथाल एंड पहाड़ीज बोथ। क्या रीजन हो सकते हैं कि भाई पहाड़ीज की अगर हम बात करें तो दे हैड द प्रॉब्लम विद पीपल लिविंग इन प्लेन्स, है ना, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही संथाल्स ने यहाँ पर कल्टिवेशन करना शुरू किया, सो दे हैड स्टार्टेड एक्सपांडिंग द कल्टिवेटेड एरिया, है ना। तो उसके कारण क्या किया गया, उसके कारण जो पहाड़ी थे वो और ज्यादा डीप फॉरेस्ट की तरफ मूव करते चले गए, है ना, उन्हें और पीछे की तरफ धकेला जा रहा था, ठीक। तो वो चीज यहाँ पर देखी गई, उनसे हाई टैक्सेस यहाँ पर लिए गए, उनके एरियाज को रेड किया गया, है ना। अब इन सभी चीजों के कारण क्या किया गया कि अब पहाड़ीज भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें कई सारे डेट्रीमेंटल चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिले, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने सेटल्ड लोगों के ऊपर यानी कि इन पहाड़ीज के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, सॉरी इन संथाल्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था। देयरफॉर पहाड़ीज वर पुश्ड बैक इनटू द हिल्स, संथाल्स वर सेटल्ड इन द पेरिफेरीज ऑफ द राजमहल बाय द ब्रिटिश एंड द पहाड़ीज रेजिस्टेड, दे फोर्स्ड टू विथड्रॉ डीपर इनटू द हिल्स। पहाड़ीज ने रिफ्यूज किया कि वो प्लो को यूज नहीं करेंगे, सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, लेकिन संथाल्स इस बात के लिए मान जाते हैं। They were restricted from moving down and the lower hills and valleys. They were confined to dry and interior areas. ठीक है, बैरन और रॉकी अपर हिल्स में जहां पर वो हार्डली अपनी मिनिमम नीड के लिए भी यहाँ पर कल्टीवेट कर पा रहे थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द मूव टू द न्यूअर लैंड एंड व्हेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड कल्टीवेशन द लाइव्स ऑफ द हंटर गैदरर्स आल्सो अफेक्टेड। क्योंकि सीधी सी बात है ना कि भाई अगर आप फॉरेस्ट को क्लियर करोगे कल्टीवेशन के कारण, तो वो लोग जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करने वाले हैं, ठीक है। तो वो पूरी कहानी जो है वो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से ये जो प्लो की बैटल है यानी कि जो एक्सपांडिंग कल्टीवेशन है उसकी वजह से पहाड़ीज यानी कि हो के ऊपर डिपेंड करने वाले लोगों के ऊपर किस तरीके से डेट्रीमेंटल चेंज देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा आंसर फ्रेम करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द बुर्दवान ऑक्शन हैड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट एंड वाज कंसिडर्ड अ बिग पब्लिक इवेंट इन 1797, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई बुर्दवान में जो ऑक्शन हो रहा था उसमें एक स्ट्रेंज ट्विस्ट था, और ट्विस्ट क्या था, वो था उसके फिक्शिशियस सेल, ठीक है, एंड कंसिडर्ड एज अ बिग पब्लिक इवेंट। अब उसी ही चीज के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर उसी चीज के बारे में आपको बताना है। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार इन द टेरिटरीज इन इंडिया हैड टू पे, है ना। क्या किया था उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरी को फिक्स कर दिया कि इस पर्टिकुलर जमींदार के पास इतनी टेरिटरी की जो जमींदारी होगी और इससे पूरा की पूरा लैंड रेवेन्यू जो है वो जमींदार वसूल कर लाकर कंपनी को देने वाला है। Now, the instead of those, अब वो सभी जमींदार जो जमींदारी से क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को नहीं लेकर आ पाते हैं, तो ऐसे केस में उनकी जो जमींदारी है वो ऑक्शन कर दी जाएगी, जैसे कि राजा ऑफ बुर्दवान के साथ यहाँ पर किया गया था। लेकिन आगे जाकर क्या पता चला कि भाई जब ऑक्शन में लोग ऑक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, बिडिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये बात पता चली कि उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो राजा के ही सर्वेंट्स या रिलेटिव्स थे, तो ये फिक्शिशियस सेल को कहीं ना कहीं बता रहा था, ठीक है। सो न्यूमरस परचेसर्स केम टू द ऑक्शन एंड द ईस्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। क्या था वो कि भाई उन्होंने ये पता चला कि भाई यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो राजा के ही सर्वेंट्स या उसके रिलेटिव्स हुआ करते थे, और 95% जो इस तरीके की सेल हो रही है वो क्या है, फिक्शिशियस है, कि अल्टीमेटली जो जमींदारी है वो उसी ही जमींदार के पास दोबारा से चली जा रही है। The Raja's estates had been publicly sold, but he remained in control of his zamindar. This indicate was a strange twist in the auction of the Raja of Burdavan. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मेंशन द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लेकर आया गया तो उससे इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज क्या देखे गए। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई वो जमींदार जो अभी तक इस पूरे लैंड का क्या था, ओनर था, वो क्या बन चुका है, किराएदार बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ टेनेंट बन चुका है। दूसरी चीज क्या हुई, उसको है ना, ही वाज सबऑर्डिनेट बाय द स्टेट, अभी तक उसके ऊपर कोई पावर नहीं था। अगर आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो वहां पर नेगोशिएशंस होती थी, एक इक्वल पार्टी बेनिफिट होता था दोनों को, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो किसके पास होंगे, वो कंपनी के पास होंगे, है ना। कंपनी ने क्या कर दिया, जमींदार के पास जो उसके लोकल पावर्स थे, जस्टिस देने का, टैक्सेस को लेने का, या फिर आप बोल लीजिए मार्केट को स्टैब्लिश करने का, उनके पास उनकी जो छोटी मोटी मिलिशिया थी, उन सभी चीज़ों को कंपनी ने क्या कर दिया था, डिसबैंडन कर दिया था, ठीक है। तो इस कारण से क्या किया गया कि भाई अब जमींदार के पास
दिखाया तो जा रहा है कि पावर है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे रेंट कलेक्ट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मियर एजेंट बनकर रह चुका है। सो ही वाज हिमसेल्फ सबऑर्डिनेट टू द स्टेट एंड स्टेटस वाज ड्यू टू दैट ऑफ अ टेनेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ही कुड टर्न आउट अनसेरेमनियसली इफ ही फेल टू पे द रेवेन्यू, है ना, अगर रेवेन्यू नहीं देगा तो बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती करके उनकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाएगा। द रेट ऑफ द रेवेन्यू वर फिक्स्ड वेरी हाई एंड द रूल्स गवर्निंग पेमेंट स्ट्रिंजेंटली अप्लाइड। वन रिजल्ट वॉज दैट 75 ऑफ द जमींदारीज जो हैं वो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के कारण उस जगह से, है ना, वहाँ पर जो ओरिजिनल जमींदार जो कि आप बोल सकते हो कई जनरेशन से वहाँ पर जमींदारी कर रहे थे, वहाँ पर उनकी जमींदारी जो है वो आउटसाइडर्स ने आकर कैप्चर करनी शुरू कर दी थी। बहुत सारा लैंड या बहुत सारी जमींदारी जो है वो चेंज हो रही थी इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वाई वर मोस्ट पीजेंट्स अंडर डेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई ये जो डेक्कन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा क्यों था जिसकी वजह से कई सारे पीजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लोन की गिरफ्त में आ चुके थे या डेट की गिरफ्त में आ चुके थे। चलिए तो अब यहाँ पर इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताया गया कि भाई डे टू डे लाइफ के लिए भी अब पीजेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लोन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोन उन्हें एक्सेसिवली ग्रांट किया गया, और जब लोन ग्रांट किया जा रहा है, प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा है, तो लोन को पेमेंट करने के लिए पीजेंट्स के पास पैसा नहीं है। और ऐसे समय पर जब लोन को भी ग्रांट देना बंद कर दिया, है ना, और अब क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, हैवी हो चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोन जो है वो उनका मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ऐसे केस में एक हैवी बर्डन उनके ऊपर पड़ चुका है। साथ ही साथ इंटरेस्ट जो है वो भी डबल ट्रिपल या आप बोल रहे 4 टाइम्स जो है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। तो मेनी पीजेंट्स वर इन डेट इन कंटिन्यूअस बेसिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। द रीजन फॉर द समर इज द फॉलोज। क्या हो गया भाई? पहला रीजन क्या है कि फार्मर्स को क्या बोल दिया, रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, लेकिन इनकम इतनी हो नहीं रही है, प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा है, तो अब रेवेन्यू पे करने के लिए भी जो फार्मर्स है उन्हें क्या करना होगा, उन्हें लोन लेना होगा। उसके बाद फार्मर्स जो हैं अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो जो नॉर्मली चीज़ें हैं उनके लिए भी उन्हें क्या करना है, मर्चेंट्स के ऊपर लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ डे टू डे लाइफ का अगर कुछ सामान भी चाहिए तो शॉपकीपर से भी उधार लेना पड़ेगा, उनसे भी चीज़ें यहाँ पर आपको लोन पर लेनी पड़ेगी। सो फार्मर वो टेक लोन नॉर्मली फ्रॉम द लोकल मर्चेंट्स, और ये जो लोकल मर्चेंट्स है ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज करते थे, ठीक है, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाता था। नाउ देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट मास लेवल फॉर लॉन्ग। दिस मेंट दैट द इन केस ऑफ गुड ईयर हार्वेस्ट जो है, अगर अच्छा हार्वेस्ट होता है तो भाई थोड़ा बहुत प्राइस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस हार्वेस्ट को रोक कर जब प्राइस इंक्रीज होगा तब बेचेंगे, नहीं, ऑन द स्पॉट आपको बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना स्टोरेज सिस्टम आपके पास नहीं है। तो उस समय पर जितने भी दाम पर वो चीज़ जा रही है, लो एग्रीकल्चर प्राइसेस पे ही भले वो जाए, लेकिन उसको उस समय पर आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, जिस कारण से उस अच्छे हार्वेस्ट का जो है फार्मर्स को फायदा नहीं हो पाता है। Now the farmers were never prepared to face a situation of poor food grain production। ठीक है, अब अच्छी फसल हो गई तो भी नुकसान है कि भाई अच्छे दामों में नहीं बेच सकते, और पुअर हार्वेस्ट हुआ तो भी नुकसान है कि भाई क्या हो गया, तब तो और दिक्कत है ना, तब तो और आटे में आटा गीला हो गया इनका, ठीक है। सो हेंस दे वर फोर्स्ड टू टेक लोन एंड फॉल इन डेट। द इंडियन सोसाइटी हैड मेनी सोशल इवल्स, मेनी फार्मर्स टुक लोन टू मीट मैरिजेस, एक्सपेंसेस एंड अदर इवेंट्स दैट वर अनप्रोडक्टिव इन नेचर। तो ये वो सभी रीजन है जिसके कारण फार्मर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो डेट है उसमें गिरते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Now, the power of जोतेदार्स was more effective than that of the जमींदार. Justify the statement with a suitable argument. CBSE sample question paper 2024-25 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से जो जोतेदार हैं उनका पावर ज्यादा है किससे, जमींदार से। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन की क्या देखेंगे हम कि जोतेदार जो थे वो कहाँ रह रहे थे, गाँव में रह रहे थे, विलेजेस में रह रहे थे, फार्मर्स के बीच में रह रहे थे, तो उनका उन फार्मर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था एज कंपेयर टू किस, एज कंपेयर टू जमींदार जो अपने विलेजेस को छोड़कर कहाँ जाकर शिफ्ट हो चुके थे, बड़े बड़े शहरों में जाकर शिफ्ट हो चुके थे। उनके एजेंट्स आते थे सिर्फ और सिर्फ लोन जो आपका रेवेन्यू उसे कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि भाई जमींदार का तो हमसे कोई लेना देना है नहीं, तो अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको रेवेन्यू नहीं भी दे सकते हैं। और ये काम करने के लिए जो जोतेदार हैं कहीं ना कहीं उन इंसिस्ट कर रहे थे कि ठीक है ना, कर दो, क्या करेगा जमींदार, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऊपर केस करेगा, लेकिन उस केस की कोई सुनवाई नहीं होनी है। तो जमींदार के भड़काने पर, है ना, उसके एजिटेट करने पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पे सारे के सारे जो पीजेंट्स हैं वो उसके बहकावे में आकर कहीं ना कहीं जमींदार के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर पूरा काम कर रहे थे।
So, while many zamindars faced crisis in the late 18th century, a class of wealthy peasants known as jotedars emerged, consolidated power in the rural villages. उनके पास अच्छी खासी जमीन होती थी जिसके ऊपर शेयर क्रॉपर्स जो हैं वो यहाँ पर काम करते थे, है ना। लोकल ट्रेड के ऊपर कंट्रोल होता था उनका, मनी लेंडिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा पावर जो है वो रूरल पॉपुलेशन के ऊपर उनका हुआ करता था। मच ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय द शेयर क्रॉपर्स, अधियार्स हु प्रोवाइडेड ओन लेबर एंड टूल्स एंड हैंडिंग ओवर हाफ ऑफ द हार्वेस्ट टू द जोतेदार्स। मतलब कुछ नहीं करनी है, सिर्फ आपकी जमीन पर कौन आएंगे, शेयर क्रॉपर्स आएंगे जो आपकी जमीन पर काम करेंगे और आधा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको देकर चले जाएंगे, आधा जो प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पर देकर चले जाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट चीज क्या हुई कि भाई क्योंकि ये विलेजेस में ही रह रहे हैं तो ये विलेजर्स के साथ, इन गांव में रहने वाले लोगों के साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट था और ये जो जमींदार की जो एब्सेंटी थी उसका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फायदा यहाँ पर उठाया हुआ था। ठीक है, दे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, फार्मर्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो जमींदारों को रेवेन्यू को पे नहीं करिए ताकि क्या हो सके, ताकि उनकी जमींदारी जो है वो आगे जाकर ऑक्शन हो सके। ठीक, चलिए इन इंस्टेंसेस वेयर जमींदार एस्टेट्स वर ऑक्शन ड्यू टू रेवेन्यू डिफॉल्ट, जोतेदार्स फ्रीक्वेंटली बिकम परचेसर्स। ठीक है, और जब ऐसी जमींदारों को ऑक्शन किया गया तो जोतेदार्स ही वही परचेसर्स थे जो इन ऑक्शंस में जाकर इन जमींदारियों को खरीदा करते थे। Jotedars were particularly affluent in the North Bengal, although similar affluent peasants and villages headmen were emerging in other parts of Bengal known as the different names such as the हलोलदार, गंटीदार्स and the मंडल्स। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जा रहा है, जैसे कि हो गए आपके हलोलदार, गंटीदार्स एंड मंडल्स। The rise of जोतेदार्स inevitably weakened the जमींदार authority, shifting the power in the rural Bengal। ठीक है जी, तो ये तो थी किस तरीके से हमने पूरी कहानी देखी हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। अब हमने यहाँ से बात करनी है किसकी, हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। चलिए जी, तो अब बात करते हैं हम हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वर मेनी जमींदारीज ऑक्शन आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, क्यों ऐसा हुआ कि कई सारी जमींदारीज जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट के कारण ऑक्शन हो चुकी थी। तो क्या रीजन थे भाई, पहला रीजन ये था कि बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू मांगा गया था, दूसरा चीज यहाँ पर सनसेट लॉ था, तीसरा चीज जो है वो पीजेंट्स के ऊपर हैवी बर्डन था, है ना, बहुत आप बोल सकते हो क्रॉप फेलियर, जो समय पर उन्हें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, लो एग्रीकल्चर प्राइजेस थे, जोतेदार्स का इन्फ्लुएंस था। तो ये अलग अलग जो आप रीजन थे जो यहाँ पर आपको वन बाय वन यहाँ पर लिखने होंगे, और अगर आप जब इन्हें लिखेंगे तो आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाकर बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव बनाकर अपने आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो वही आंसर जो है, वही पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको वन बाय वन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पहला रीजन क्या दिया गया है कि भाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो जो है वो हायर साइड पर है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स किया गया था। ठीक है, एंड मोर ओवर सून आफ्टर द परमानेंट सिस्टम द फूड ग्रेन प्राइसेस वर आल्सो डिक्लाइन। ठीक है, उसके बाद रईयत जो है वो इतने ज्यादा जो लैंड रेवेन्यू से पे नहीं कर पा रहे थे, एंड हेंस जमींदार आल्सो डिफॉल्टेड। देन रेवेन्यू वाज टू बी डिपॉजिट ऑन अ टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ द हार्वेस्टिंग साइकिल। ठीक है, और क्या बताया गया कि भाई जो रेवेन्यू पे करने की जो डेट थी वो हार्वेस्टिंग साइकिल से कभी और ही डिसाइड करेगी। तो सीधी सी बात है ना कि भाई जब पीजेंट जो है वो हार्वेस्ट करेगा, अपने क्रॉप को निकालेगा, बेचेगा, तभी तो रेवेन्यू देगा। अगर आप उसे सोइंग सीजन में रेवेन्यू मांगेंगे तो उस केस में वो कैसे ही रेवेन्यू दे पाएगा। ठीक है जी, तो ये भी एक रीजन था जिसके कारण जो जमींदारी जो थी वो यहाँ पर ऑक्शन करी जा रही थी। देन द पावर ऑफ जमींदार जो है वो यहाँ पर कर्ब कर दिया कंपनी ने। उनके पास जो भी उनके पास मिलिशिया के पावर थे या फिर आप बोल लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे, जुरिस्डिक्शनल पावर थे, वो सभी के सभी पावर्स जो है वो यहाँ पर कंपनी ने सस्पेंड कर दिए, जिस कारण से अब जमींदार जो हैं उनकी अपने रूरल एरिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रह गई थी। ठीक, चलिए नाउ द मसलमेन्स वर आल्सो वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ द जमींदार्स कुड नॉट इफेक्टिवली कलेक्ट द टैक्सेस एट टाइम। कि पहले तो भाई अपने आदमियों को भेजकर जबरदस्ती टैक्सेस को वसूला भी जा सकता था, बट जब यहाँ पर पावर ही नहीं है तो टैक्स कलेक्ट करने की तो सवाल ही नहीं उठता। नाउ मेनी अ टाइम्स जोतेदार्स, भाई जोतेदार्स एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ जो कहीं ना कहीं पीजेंट्स को क्या कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था कि आप इन टैक्सेस को मत भरिए। ठीक है, कोई जमींदार जो हैं वो दूर बैठे हुए हैं, वो आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते। Now it was to be noted that the authority of the zamindars in rural areas did not collapse for the devised way of surviving pressure and manipulating actions। ठीक है, तो ये सभी कारण यहाँ पर हो सकते हैं जिसके कारण आप बोल सकते हो कि जमींदारी जो है वो वन बाय वन करके यहाँ पर ऑक्शन होती हुई चली गई। ठीक, चलिए अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, सो व्हाई वाज जोतेदार अ पावरफुल फिगर इन मेनी एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे सालों में हमने देखते हुए आए हुए हैं कि पूछा ही जाता है इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना। अब जोतेदार के बारे में हमें क्या पता है कि भाई रिच पीजेंट्स हैं बंगाल के। ठीक है, उनके पास अच्छा खासा लैंड हुआ करता था और उस लैंड के ऊपर खेती वो किससे करवाते थे, अधियार या फिर बागीरदार से। ठीक है, अब उसके साथ साथ ना सिर्फ कल्टीवेशन के ऊपर बल्कि ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर भी अच्छा खासा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लोगों को मनी लेंड करते थे, मार्केट्स वगैरह स्टैब्लिश करवाया करते थे। ठीक है, और जिसके कारण उस रूरल एरिया में ये बहुत पावरफुल फिगर जो है वो माने जाते थे।
अब उनके पावर या स्टेटस को बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं तो वो समझते हैं। जो जोतेदार कंट्रोल द ट्रेड एंड कॉमर्स, मनी लेंडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि भाई जमींदार का पावर क्योंकि वीकन हो चुका है, इस कारण से कहीं ना कहीं जो एब्सेंटी जमींदारी थी है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं पावर मिल गया, किसे, जोतेदार को मिल गया, और वो अपने पावर को यहाँ पर इंक्रीज कर पाए। और इसी के कारण वो कहीं ना कहीं इन रैयत को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई आप अपना पेमेंट मत दीजिए या फिर उसे डिले कर दीजिए। ठीक ना, जोतेदार जो है वो यहाँ पर एक मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से जमींदार के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा रेंट जो है वो इकट्ठा हो जाए ताकि जमींदार उसे ना पे कर पाए, और जब उसकी जमींदारी ऑक्शन हो तो यही जोतेदार जो है वो वहां पर जाकर उसकी जमींदारी को परचेस कर ले। नाउ दी जोतेदार यूज टू लिव इन द विलेजेस, और इस कारण से अच्छी खासी पोजीशन, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट जो था उन विलेजर्स के बीच में यहाँ पर जोतेदार का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी थी जिसकी वजह से भी उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इस जगह पर हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द अमेरिकन सिविल वॉर अफेक्ट द लाइव्स ऑफ रैयट्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से रैयत की लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई जिस तरीके से कॉटन का सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है अमेरिका से, अल्टीमेटली पूरा की पूरा बर्डन इंडिया के ऊपर आ गया, और इस कारण से रैयत को शुरुआत में तो लोन्स मिला, लेकिन जैसे ही कॉटन सप्लाई दोबारा से अमेरिका से चालू होता है तो उस कारण से अब इन रैयत के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है इन लोन्स को भरने का, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू रेट भी उनके ऊपर लगाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटेन वॉज अ कंट्री, अब यही सभी चीजें जो है वो आपको एक्सपांड करके डिटेल में यहाँ पर आपको बतानी है। सो ब्रिटेन वॉज अ कंट्री वेयर लार्ज कॉटन मिल वॉज ऑपरेशनल। ठीक है, इस कारण अच्छा खासा रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए हुआ था जो अभी तक कहाँ से आ रहा था, नॉर्थ अमेरिका से आ रहा था। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जैसे ही सिविल वॉर की कंडीशन हुई तो अब सारा की सारा इंपोर्ट जो है वो कहाँ पर आने लगा, इंडिया की तरफ आने लगा, कि इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन अच्छे खासे तरीके से हो सकता था, और डेक्कन जो है वो यहाँ पर सबसे अच्छी जगह समझी गई जहाँ से कॉटन कल्टिवेट करवाया जा सकता है, और इस कारण से मनी लेंडर्स को अलाउ किया गया कि वो यहाँ पर क्रेडिट को देना शुरू करे। ठीक है, सो फॉर 100 रुपीज फॉर एवरी एकड़ ऑफ लैंड वॉज फॉर कॉटन कल्टीवेशन। फार्मर्स जो है वो बेनिफिट होते हैं इस चीज के ऊपर, कॉटन को कल्टीवेट करना शुरू करते हैं। रिच फार्मर्स जो हैं, बिग फार्मर्स जो हैं, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर ग्रैप्स करते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि जब कोई पैसा दे रहा है आपको कल्टीवेशन करने का तो आप और अच्छे इंप्लीमेंट खरीद सकते हैं, और अच्छे टूल्स ले सकते हैं, अच्छा आप फर्टिलाइजर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छी यील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीजें कब चेंज हुई, जब दोबारा से अमेरिका से सप्लाई आने लगा, तो अब ये जो आप बोल सकते हो कि एक तरीके से जो क्रेडिट दिया जा रहा था वो डिक्लाइन हो गया, और अब उसके रीपेमेंट की बात करेगी। तो अब वो गरीब किसान जिसके पास ने अभी तक उसने तो कुछ खाया कमाया है ही नहीं, है ना, तो वो कहाँ से भाई इस चीज का रेवेन्यू को पे करेगा, तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, और जिस कारण से अब धीरे धीरे वो जो है बहुत ज्यादा इस डेट ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं, और जिसके कारण अगर हम बात करें तो भाई बहुत ज्यादा राइट्स भी आगे जाकर देखे कि जब डे टू डे लाइफ के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ा, और जब उन्हें लोन नहीं दिए गए, है ना, उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो अब सभी के सभी रैयत जो हैं वो मिलकर उन मनी लेंडर्स के ऊपर, साहूकार्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इन व्हाट वे वाज द लाइवलीहुड ऑफ पहाड़ीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द संथाल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई पहाड़ीज और संथाल्स की लाइफ किस तरीके से डिफरेंट है। तो पहले आपने बात करनी है पहाड़ीज की, फिर आप बात करेंगे संथाल्स की। तो पहाड़ीज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि भाई ओरिजिनल फॉरेस्ट ट्राइब है जो कि राजमहल हिल्स में रह रही थी। ठीक है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टेंट मोबिलिटी कर रही थी उन जंगलों के बीच में। उनकी लाइफ जो है कंप्लीटली हो के ऊपर डिपेंड करेगी, हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन का काम कर रहे हैं, फूड गैदरिंग, चारकोल प्रोड्यूस, ये सभी चीजें वो कर रहे हैं। मतलब एंटायरली जो है उनकी जो सब्सिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है उनका लाइवलीहुड। नाउ दे यूज टू लिव इन हंट, है ना, टर्माइन ग्रुप्स के बीच में रह रहे हैं, मैंगो ट्रीज वगैरह का यूटिलाइज कर रहे हैं, और पूरा की पूरा लैंड जो है वो अपना समझ रहे हैं, और इसलिए उसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जितनी नीड है उतना उससे चीज़ों को यूज कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक, लेकिन जब भी कोई आउटसाइडर आता है तो उसको वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो ये मानते हैं कि ये जंगल हमारे हैं, जमीन हमारी है, तो इस कारण से कोई भी बाहर का व्यक्ति अगर इन जंगलों के ऊपर कब्जा करता है तो उस चीज का वो रेजिस्ट करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, प्लंडर एंड रेड्स वगैरह करी जाती हैं। ठीक है, सो दे रेडेड एट द प्लेन्स एंड वर सेटल्ड पीजेंट्स। ठीक है, द हेड्स रिसीव द ट्रिब्यूट फ्रॉम द जमींदार इन एक्सचेंज ऑफ पीस, है ना, कि दोनों जमींदार के ऊपर जब ये रेड वगैरह करते थे सेटल पॉपुलेशन के ऊपर, तो दोनों के बीच में एक आप बोल सकते हो कि एक नेगोशिएशन हो जाया करता था। ठीक है ना, तो बिजनेसमैन आल्सो प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट टू गेट अ सेफ वे फॉर देयर गुड्स, कि अगर कोई बिजनेसमैन जाते हैं, कोई ट्रेडर्स जाते हैं, तो इन जंगलों को पार करने के लिए इन पहाड़ीज को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया जाता है ताकि उनके सामान की कोई लूटपाट ना हो।
नाउ दे रेजिस्टेड द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश टू परसुएड देम टू गिव अप हंटिंग एंड मोटिवेट देम टू द सेटल्ड एग्रीकल्चर। जब उन्हें इस चीज़ के लिए मनाया गया कि आप इस हंटिंग गैदरिंग को छोड़कर, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़कर सेटल्ड एग्रीकल्चर करें, तो इस कारण से अब वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद में क्या किया गया, उनका एक्सटर्मिनेशन लिया गया। फिर बाद में जब संथाल्स को लाया गया तो उन्हें बहुत ही डीपर फॉरेस्ट की तरफ धका दिया गया था। तो ये तो बात हुई किसकी, पहाड़ीज की। अब हम बात करेंगे किसकी, संथाल्स की। तो संथाल्स के साथ क्या हो रहा है बेटा कि भाई संथाल जो है वो नेगोशिएबल बिहेवियर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सेटल्ड कल्टीवेशन करने को तैयार हैं, आप जितना एरिया एक्सपांड करने को बोलेंगे हम उसको करने को तैयार हैं। सो कंपेयर टू पहाड़ी, संथाल्स लाइवलीहुड वो सिंबलाइज बाय द प्लो, है ना। और इस कारण से उन्होंने जो मोबिलिटी की लाइफस्टाइल थी उसको छोड़कर सेटल्ड होना शुरू कर चुके थे। नाउ ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड अ डिवाइड, है ना, उन्होंने संथाल और पहाड़ी के बीच में लड़ाई करवाना शुरू कर दी। ठीक है, तो संथाल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं किस चीज़ को, पहाड़ीज को, कि वो इस तरीके से सेटल कल्टीवेशन ना करें। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लैंड के क्लेम को लेकर लड़ाई हो जाती है कि भाई दामिने को, यानी कि जो संथाल लैंड है उस पर अब वो पहाड़ीज का इंट्रूशन मना कर रहे हैं या किसी और का इंट्रूशन मना कर रहे हैं। ठीक है, पहाड़ीज जिस तरीके से आउटसाइडर के लिए सस्पिशियस थे, वहीं पर अगर आप संथाल्स की बात करेंगे तो उन्हें एक तरीके से आप बोल सकते हैं मनी सोर्स के फॉर्म में उन्होंने यूज किया कि उनसे लोन्स वगैरह लिए, उनसे ट्रेडिंग वगैरह करी। ठीक है, तो संथाल्स आप बोल सकते हो मोर, आप बोल सकते हो कि एक अकोमोडेटेड, जो दूसरों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए तैयार हो रही है एज कम्पेयर टू पहाड़ीज। नॉट ओनली संथाल सेटलमेंट्स एक्सपैंडेड रैपिडली, उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई थी, कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज हुआ। और जब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज हुआ तो अब यहाँ पर संथाल उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लोन लेना पड़ रहा है उस हाई रेवेन्यू को पे करने के लिए। और जिस लोन के कारण कई सारे मनी लेंडर्स जो है वो उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब इन्हीं दामिने को के ऊपर, इन आउटसाइडर्स ने इनके दामिने को के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो फाइनली संथाल जो है वो अपना रिबिलियन करते हैं और आगे जाकर इस रिबिलियन को शांत किया जाता है। संथाल्स को उनका परगना ग्रांट करके उस एरिया में उन्हें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई संथाल जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो लीनियंट, एक लिबरल एटीट्यूड रख रहे हैं एज कंपेयर टू द पहाड़ीज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ डू द पहाड़ी रिस्पॉन्डेड टू द कमिंग ऑफ आउटसाइडर्स। मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन उसको किस तरीके से दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, कि भाई डीपर एरियाज में उन्होंने यहाँ पर पहाड़ीज को और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम देखें तो संथाल्स ने सारा पावर यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। ड्राई और जो अनफर्टाइल लैंड थे वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया था। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है उसको बैन कर दिया गया। तो अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल इफेक्ट आना शुरू हो गया था किसके ऊपर, पहाड़ीज के ऊपर। ठीक है, तो वही जंगली वगैरह उन्हें किया जा रहा है, ब्रूटल एक्सटर्मिनेशन हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें लिखनी है। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। तो पहला है कि इनएविटेबली दे बोरोड, रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर। ठीक है, कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा था कि उसे पे करने के लिए बिना लोन लिए तो उसे पे कर पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल था। बट वंस अ लोन वॉज टेकन द रैयत फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे इट बैक एज डेट माउंटेड, द लोन्स रिमेन अनपेड, पीजेंट डिपेंडेंस ऑन द मनी लेंडर्स इंक्रीज। ठीक है, और जब लोन को नहीं दे पा रहे थे तो इस कारण से अल्टीमेटली पूरा की पूरा जो डिपेंडेंस थी वो किसके ऊपर बढ़ गई, लोन के ऊपर बढ़ गई, मनी लेंडर्स के ऊपर बढ़ गई। नाउ द लोन इवन फॉर डे टू डे इन लाइफ, है ना, एवरीडे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए हर तरीके से उन्हें लोन जो है वो लेना पड़ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखना है। सो राइट एनी टू ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्स। क्या थी ग्रीवेंसेस भाई, सबसे बड़ी क्या हो गई कि मनी लेंडर्स, है ना, कि भाई मनी लेंडर्स से उन्हें लोन लेना पड़ रहा था। तो मनी लेंडर्स की वजह से जब उन्हें हाई रेवेन्यू को पे करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, अपनी डे टू डे लाइफ को फुलफिल करने, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको करने के लिए भी उन्हें क्या करना है, अपने मीन्स एंड मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। नाउ व्हाई वाज हार्वेस्ट टेकन अवे बाय मनी लेंडर्स एंड वाज नॉट क्रेडिटेड फ्रॉम द पीजेंट्स अकाउंट। क्यों ऐसा था कि भाई मनी लेंडर्स जो हैं वो हार्वेस्ट तो ले जा रहे थे लेकिन उसको लोन के रीपेमेंट में कभी भी नोटिस नहीं करते थे, उसको कभी भी नोट डाउन नहीं कर रहे थे। सो मनी लेंडर्स वर एक्सप्लॉइटिव इन नेचर एंड इन केस पीजेंट्स कुड नॉट रीपे देयर लोन दे टुक अवे द प्रोड्यूस फ्रॉम देयर फील्ड्स। ठीक है, और उसके बाद उसे ले जाने के बाद उसे कभी भी उन्होंने उस बही खाते में, उस अकाउंट बुक में उसे एंट्री नहीं दी और लोन को हमेशा क्या करते गए, माउंट करते गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, What were limitation law and when were these law introduced? तो लिमिटेशन लॉ क्या था और इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। तो लिमिटेशन लॉ ने क्या किया कि जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स पर बढ़ाया जा रहा था पीजेंट्स के ऊपर, उसको कर्व करने के लिए कहीं ना कहीं एक लॉ लेकर आया गया कि भाई 3 साल के बाद आप इस इंटरेस्ट को दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते क्यूमुलेटिव वे में। लेकिन इस कारण से क्या कर दिया, इस कारण से आगे जाकर मनी लेंडर्स ने इसका भी तोड़ निकाला और उन्हें 3 साल के बाद एक नया बॉन्ड पीजेंट्स के साथ साइन करवा लिया, रैयत के साथ साइन करवा लिया और नए तरीके से उनके ऊपर ढेर सारा दोबारा से लादना या लगाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो ये पूरी कहानी जो थी हमारी वो इस सोर्स की देखी। चलिए अगला सोर्स देखते हैं।
So on May 16, 1875, the district magistrate of Pune wrote to the police commissioner, on arrival of Super on Saturday 15 May, I learned of May disturbance. One house of the moneylender was burned down, about a dozen were forcibly broken into and completely gutted into their content. Account papers, bonds, grains, country clothes were burned in the street where heaps of the ashes were still seen. ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जब इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूना में आते हैं तो उन्होंने ये देखा कि सूपा विलेज में हर तरीके उन्होंने क्या देखा, राइट्स हो रहे हैं, तबाही हो रही है, कपड़ों पर आग लगाई जा रही है, बॉन्ड पेपर के ऊपर, ग्रेनरी के ऊपर, हर जगह जो है वो डिस्टर्बेंस यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। और स्पेशली मनी लेंडर्स जो हैं उनके घरों को क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है बाय दी रैयट्स। द चीफ कांस्टेबल एप्रीहेंडेड 50% stolen property of about 2000 was recovered, estimated losses over 25,000, moneylenders claim it over 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई किस तरीके से रैयत जो है वो जब मनीलेंडर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या इवेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है, फॉर हुम इज द वर्ड रैयत यूज, रैयत किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो भाई फार्मर्स के लिए जो लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं। एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय द फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, फार्मर्स ने क्या किया भाई, उन्होंने यहाँ पर मनी लेंडर्स जो है उनके गांव में यहाँ पर स्पाई करना शुरू कर दिया, ये देख लिया कि भाई बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है, और अगर आता है तो वो विलेज बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर ये चेक करते हैं कि जब वहां पर कोई आए तो वहां पर बाकी के दूसरे लोग जो हैं, है ना, वहां से डिस्पर्स हो जाए, और जब तक नहीं आते तब तक वो वहां पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा काम जो है वो यहाँ पर दीज स्पाइस वो टेकन इन्फॉर्म द फार्मर्स ऑफ एनी ऑफिसर अप्रोचिंग, इन रिस्पॉन्स द फार्मर्स गैदर टुगेदर एंड डू द हाउस ऑफ देयर क्रेडिटर, है ना, उसको फायर पे लगा देते हैं, उससे कई तरीके के आप बोल सकते हो लूटपाट करते हैं। तो वो सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। नाउ व्हाई डिड फार्मर रिसोर्ट टू रॉबिंग द मनी लेंडर्स, एक्सप्लेन, क्यों फार्मर्स ने इन मनी लेंडर्स के घरों के ऊपर रॉब करना शुरू कर दिया था, क्यों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टैक्स जो है उनके ऊपर लगाया गया था और उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था। तो अब उनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं, इंस्टेड कि वो इस तरीके से अपने लोन को माफ करवा लें। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने इस चैप्टर में देखी। अब एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमें उसको देख लेते हैं। Now, read the given passage and answer the following question on clearance and settled cultivation। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, passing through one village in lower राजमहल हिल्स बुचनान रोड। अब बुचनान ने यहाँ पर क्या किया हुआ है उस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए, so the view of country is exceedingly fine, the cultivation especially the narrow valleys of the rice winding in all direction, the clear lands, scattered trees, rocky hills और in all perfection। ठीक है, तो यहाँ पर बुचनान ने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है आपको किसके बारे में, राजमहल हिल्स के बारे में। ठीक है, जहाँ पर आपको हर तरीके की चीजें मिल जाएंगी, प्लांटेशन ऑफ स्नान, पैलास, टेसार, लाख, ये सभी चीजें जो हैं, अच्छी खासी लकड़ियां, अच्छे खासे फॉरेस्ट जो हैं वो यहाँ पर इस एरिया में मिल जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। सो हाउ डिड बुकनान डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द लोअर राजमहल हिल्स, बुकनान ने किस तरीके से लोअर राजमहल का व्यू बताया है तो वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कि नैरो वैलीज हैं, विंडिंग ऑल डायरेक्शंस हैं, क्लियर लैंड है, स्कैटर्ड ट्रीज हैं, रॉकी हिल्स है, ये सभी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ व्हाई डिड बुकनान बिलीव दैट द एरिया हैड अ हाई पोटेंशियल फॉर इंप्रूव कल्टीवेशन, क्यों से यहाँ पर लग रहा है, तो सीधी सी बात है कि जब फर्टाइल लैंड है तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन किया जा सकता है, शायद ये बुकनान को यहाँ पर लग रहा है। नाउ हाउ डिड बुकनान प्रपोज यूटिलाइजिंग द लैंड फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या बोला उन्होंने ये बोला कि भाई इस लैंड को आप यूटिलाइज करिए। एक चीज तो क्या कि यहाँ पर आप एग्रीकल्चर करवाइए, और दूसरी चीज कि इस लैंड में ढेर सारे मिनरल्स हैं तो उन मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन करवाना जरूरी है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उसे यूज करना, उनकी इंडस्ट्री में यूज करना काफी जरूरी है। तो ये दो मेजर कॉजेज हैं जिसके कारण उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप इस लैंड को प्रॉपर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो रहे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम जल्दी मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, यानी कि लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।